हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आज डेट है 2 सितंबर, तो हम लोग बात करने वाले हैं 2 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आए एनएसओ की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम हुई है। तो देखिए, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है एनएसओ की, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो ग्रोथ रेट या कह सकते हैं भारत का जो जीडीपी है वो तकरीबन, या भारत की जो अर्थव्यवस्था वो तकरीबन 23.9% कम हुआ है। तो ये जो वैल्यू है ये माइनस की वैल्यू है, कम हुआ है, ध्यान रखिएगा। यानी 23.9% हमारे देश की अर्थव्यवस्था कम हुई है, ये पहले तिमाही में है। अच्छा, अब इसमें दो तीन चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले एनएसओ, देखिए हमारे देश में ये सब काम पहले कौन करता था? सीएसओ। ये संस्था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसका पूरा नाम था। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये 1951 में बनी थी। ठीक है, और सीएसओ के अलावा एक और संस्था हमारे देश में काम करती थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी थी के रूप में भी एक संस्था काम करती थी, और सीएसओ के रूप में। अब हुआ क्या कि इन दोनों संस्थाओं को आपस में जोड़ दिया गया, और आपस में जोड़ के मई 2019 में इन दोनों को आपस में जोड़कर एक नई संस्था बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? एनएसओ। एनएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, क्या होगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो सीएसओ और एनएसओ इन दोनों सीएसओ और एनएसएसओ इन दोनों संस्थाओं को आपस में जोड़कर हमारे देश में एक नई संस्था बनाया गया, एनएसओ। यानी अब इन दोनों संस्थाओं का एग्जिस्टेंस हमारे देश में नहीं है, उन दोनों को मिलाकर एक नई संस्था बनाया गया। तो अब ये रिपोर्ट पहले जो सीएसओ जारी करती थी, अब वो कौन जारी करेगा? एनएसओ करेगा। वैसे ही हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना भी कौन करता था? सीएसओ करता था, अब वो भी कौन करेगा? एनएसओ करेगा। तो इस तरह की चीजों को ध्यान रखना है आगे से आपको। तो एनएसओ की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार पहले तिमाही में हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो 23.9% घटी है, कम हुई है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज और, फाइनेंशियल ईयर जो हमारे देश का शुरू होता है वो कब से शुरू होता है? अप्रैल से शुरू होता है, और ये कब तक चलता है? मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो कौन चल रहा है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का चल रहा है। तो ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये कुल मिलाकर 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक होता है क्वार्टर फर्स्ट, जिसको Q1 कहते हैं। एक होता है क्वार्टर सेकेंड, जिसको Q2 कहते हैं। एक होता है क्वार्टर थर्ड, जिसको Q3 कहते हैं। और एक होता है क्वार्टर फोर्थ, जिसको Q4 कहते हैं। ठीक है, Q1 का मतलब यहां पर किससे है? Q1 का मतलब होता है अप्रैल टू जून। अप्रैल से लेकर जून का 3 महीना जो होता है वो Q1 कहा जाता है। उसी तरीके से जुलाई से लेकर सितंबर तक आपका जो होता है वो Q2 कहलाता है। उसी तरीके से अक्टूबर से लेकर दिसंबर आपका क्या कहलाता है? Q3। और जनवरी से लेकर मार्च आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है Q4। तो ये Q1, Q2, Q3 और Q4 आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है वो Q1 की आई है। Q1 का मतलब क्या हो गया कि अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 के बीच का रिपोर्ट आया है, और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? एनएसओ ने किया है। ये भारत सरकार की एक संस्था है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की जो डेवलपमेंट या ग्रोथ रेट है वो 23.9% घटी है। समझ गए पूरा मामला? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उम्मीद है कि आप लोग को पूरा मामला समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित किया गया? तो देखिए, ओलंपिक म्यूजियम किस देश में अभी ओलंपिक होने वाला है? तो 2020 का ओलंपिक कहाँ होने वाला था? जापान में, जो कि टाल दिया गया है अगले 2021 के लिए। तो 2021 में अब होगा जापान में। तो जापान में फिलहाल के लिए ये ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, ओलंपिक ज्वाला का मतलब आप समझ रहे होंगे। एक होता है, इसमें आप देखते होंगे वो आग लेकर लोग जाते हैं वो प्रदर्शनी के तौर पर, तो उसी को ओलंपिक ज्वाला कहते हैं। ठीक है ना? तो जापान में, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। करेंसी का नाम क्या है? येन। और देखिए, अभी हाल ही में जापान के जो प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था? शिंजो अबे,
उन्होंने शिंजो अबे ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस महीने को पोषण महीने के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है सितंबर महीने को पोषण महीने के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। अब देखिए, अभी हाल ही में, अभी आज से तकरीबन 3 दिन पहले ही मन की बात एक प्रोग्राम आया था। उस प्रोग्राम में ही इन्होंने ये बात का डिक्लेरेशन किया है, लेकिन इस प्रोग्राम को सबसे अधिक डिसलाइक किया गया है। अभी तक के जितने भी मन की बात प्रोग्राम रिलीज हुआ है उन सभी में सबसे अधिक डिसलाइक किया गया ये वीडियो था। और इतना डिसलाइक हुआ कि इस वीडियो में आखिर में आकर कमेंट बॉक्स को डिसेबल करना पड़ा इनको, जो है कि इस कमेंट बॉक्स को बंद करना पड़ा। ठीक है, और इसका कारण क्या है? तो इसका जो मेन कारण है वो ये है कि अभी एक मुहिम चल रहा है, एक हमारे देश में कह सकते हैं कि एक विरोध चल रहा है, कैंपेनिंग कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए, मूवमेंट कह लीजिए, जैसा भी कह लीजिए उसे, कि वो बैंक और एसएससी, रेलवे, इस तरह के जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सबके रिजल्ट को लेकर, वैकेंसीज को लेकर, एग्जाम्स डेट्स को लेकर एक मुहिम चल रहा है हमारे देश में कि सरकार देखा जाए या सिस्टम देखा जाए तो खिलवाड़ कर रही है युवाओं के भविष्य के साथ। और इन सभी मुहिम में जो भी स्टूडेंट के वेलफेयर को लेकर ये सभी मुहिम है, इन सब में इसरो एकेडमी अपने हर एक स्टूडेंट के साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है और उन सभी ताकतों का पुरजोर विरोध करता है जो हमारे देश के युवाओं को या उस क्षेत्र में तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर देखें तो या तो वैकेंसीज पास आउट टाइम पर नहीं हो रहे हैं, वैकेंसीज की संख्या बहुत कम कर दी गई है, या फिर जो वैकेंसीज आते हैं उनका टाइम से एग्जाम नहीं होता है, उनके एग्जाम का डेट डिक्लेयर नहीं होता है, एग्जाम का डेट भी डिक्लेयर होता है तो उसका रिजल्ट होल्ड करके रख दिया जाता है, रिजल्ट कंप्लीट नहीं किया जाता है या उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता है। तो ये सारे सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जितने भी संबंधित लोग, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, मैं उस सत्ताधारी पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरोध की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस सिस्टम का विरोध कर रहा हूं जिसकी वजह से युवाओं को दिक्कत हो रहा है। कहा जाता है कि हमारे देश में सबसे अधिक युवा हैं, तो युवाओं की संख्या ज्यादा, और जिस देश में युवाओं की संख्या ज्यादा होती है वो देश का भविष्य उज्जवल माना जाता है। आप किस तरह के भविष्य की बात करते हैं? जब आपसे बात किया जाता है तो आप भविष्य का सपना दिखाएंगे, और जब आपसे वर्तमान पर बात किया जाएगा तो आप भूतकाल में चले जाएंगे। भविष्य की बात तो आप तब करें जब किसी का वर्तमान सही करें। जब वर्तमान का आधार ही नहीं होगा तो हम भविष्य में क्या भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं। आज का युवा परेशान बहुत है, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाह रहा है उस क्षेत्र में उसको सही रिजल्ट और रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ये निरंकुशता है उन अधिकारियों की जो अधिकारी इस बात के लिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की संस्था जो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके अधिकारियों की भी कुछ ना कुछ गलती होगी, चाहे वो जिस भी दबाव की वजह से या जिस भी कारणों की वजह से इन सभी चीजों को सही तरीकों से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा पूरा ये अनुरोध, सलाह और साथ में इस बात का विरोध भी है कि सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर कुछ अच्छा स्टेप लेने की जरूरत है, क्योंकि देश का युवा परेशान है, भ्रमित है। हमको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा इशू है। रोजगार को लेकर अगर सरकार थोड़ा सा भी कुछ अच्छे एक्शन ले लेती है तो हमारा युवा कहीं भटकते हुए युवा के रूप में आगे चलकर साबित ना हो। भटका हुआ युवा आपके देश को आगे भी लेके जा सकता है तो खराब भी कर सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं या हमारी पूरी टीम इसरो एकेडमी इस पूरे मूवमेंट में आप सबके साथ खड़ी है, अपने सभी कैंडिडेट के साथ खड़ी है, चाहे किसी भी तरह का वो जो है आयोजन हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि बेल्जियम ग्रांड पिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो देखो बेल्जियम का, ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया है बेल्जियम का, ध्यान रखिएगा। तो बेल्जियम ग्रांड पिक्स 2020 का जो अभी खिताब है वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन जो है वो किस देश के रहने वाले हैं? तो सॉरी, किस कंपनी के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है, या किस कंपनी की तरफ से वो ये खेलते हैं? तो वो फार्मूला 1 रेसिंग करते हैं लुइस हैमिल्टन, और वो करते हैं मर्सिडीज की तरफ से। ठीक है ना। तो अभी बेल्जियम ग्रांड पिक्स जो हुआ है 2020 का, इसमें पहला रैंक किसका हुआ है? ये लुइस हैमिल्टन का हुआ। ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मैं चारों रैंक आपको बता रहा हूं। ये 4 अलग अलग लोगों का नाम और चारों लोग का रैंक भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन जो है फिलहाल के रहने वाले तो ब्रिटिश के हैं, इंग्लैंड के हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है।
अगला जो मामला है कि ये इनका 2020 का 5वां खिताब है। अभी तक का ग्रैंड प्रिक्स में 2020 में इन्होंने कुल मिलाकर 5 खिताब जीत चुके हैं ये, ठीक है, और मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं, बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को किस राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को जो है जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है, ठीक है। जेजेपी जननायक जनता पार्टी, यहाँ पे ये कौन है? ये हरियाणा से बिलोंग करती, ध्यान रखिएगा। और इनके जो बेटे हैं, अजय सिंह चौटाला के जो बेटे हैं वो अभी हरियाणा के वाइस सीएम भी हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड किस राज्य में प्रकाशित किया गया है? तो बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड जो है वो आसाम राज्य में प्रकाशित किया गया है। तो आपको राज्य का नाम याद रखना है और अखबार का नाम क्या है ये याद रखना है, द यंग माइंड्स, ठीक है। तो द यंग माइंड्स के नाम से पहला अखबार बच्चों के लिए आया है और यह आसाम राज्य में प्रकाशित किया गया है। अगला सवाल है, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर वो स्थापित किया जाएगा कर्नाटका राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, कर्नाटका में कहां पर है? तो कोप्पल नामक स्थान पर। अगर स्थान का नाम पूछे तो कोप्पल नामक स्थान पर। इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? तो 40,000 लोगों को इसकी वजह से रोजगार उपलब्ध होने का ऑप्शन क्रिएट होगा। और तकरीबन ये कितने का इन्वेस्ट जो है आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा? तो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का, 5,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश आकर्षित करेगा ये क्लस्टर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कोविड-19 से निपटने के लिए रूस ने भारत को कितना ऋण दिया है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए रूस ने भारत को 3500 करोड़ रुपए का जो है ऋण दिया है, लोन दिया है। ध्यान रखिएगा ये वैल्यू किस देश ने दिया है भारत को? रशिया ने दिया। और कितना दिया है? 3500 करोड़। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस जीवन बीमा कंपनी ने वॉइस चैट बोट सेवा प्रारंभ किया है? तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी ने जो जीवन बीमा कंपनी ने जो है वॉइस बोट सेवा प्रारंभ किया है। और यह किस टेक्नोलॉजी पर निर्धारित है? एआई टेक्नोलॉजी पर। एआई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? तो एआई टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए ही वो सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। ठीक, जैसे आप लोग गूगल या आप यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं तो आपका जो जिस हिसाब से सर्च हिस्ट्री होता है उसी हिसाब के वीडियोस भी आपको रिकमेंड करके वो दिखाने लगता है ना। उसे कहते हैं एआई टेक्नोलॉजी। आपकी बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए वो टेक्नोलॉजी परफॉर्म करता है। बढ़ते अगले सवाल पर। एलोन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो वह किस कंपनी से जुड़े हैं? देखिए एलोन मस्क अभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो दो कंपनियों के फाउंडर माने जाते हैं। एक है टेस्ला और एक है स्पेस एक्स, ठीक है। इन दोनों कंपनियों से जुड़े हैं वो। तो टेस्ला तो जो है टेस्ला के शेयर की वैल्यू मार्केट में बहुत एकाएक बढ़ गई और इसकी वजह से जो है ये भारत दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति या रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, ठीक है। ये टेस्ला क्या है? एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। तो इलेक्ट्रिक कार बनाती है कंपनी, ठीक है। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है? अमेजन के फाउंडर जेएफ बेजोस, ठीक है। और मुकेश अंबानी 5वें नंबर पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चौथे नंबर पे मार्क जुकरबर्ग चले गए। अगला, काउकाज युद्धाभ्यास 2020 में भारत ने हिस्सा न लेने का फैसला किया है। यह अभ्यास किस देश में आयोजित होगा? तो यह अभ्यास रसिया में आयोजित होगा, जिसमें भारत ने हिस्सा न लेने का अभी जो है डिसीजन लिया है और कोविड-19 की वजह से यह डिसीजन भारत के द्वारा लिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उत्तर प्रदेश में कितने नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया? तो अभी उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 13 नए जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया है। तो नंबर ऑफ 13। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो सन 2030 तक भारत में कोयले के 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया। एक बात ध्यान रखिएगा, ये गैसीकरण क्यों किया जाता है कोयले का? इसलिए ताकि कोयले से प्रदूषण कम हो सके। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के रोगियों को दवा और भोजन पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस नाम से रिमोट से चलने वाला रोबोट विकसित किया है? तो अभी भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के रोगियों को दवा और भोजन पहुंचाने के लिए रिमोट से चलने वाला
मेडबोट नाम से एक रोबोट बनाया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडबोट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर स्कैनर ऐप, इसको AIR स्कैनर ऐप भी कह सकते हैं, किस IIT के छात्रों ने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे के छात्रों ने इसे विकसित किया, IIT मुंबई या बॉम्बे कह लीजिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जैसे हम लोग अभी इसके पहले कैम स्कैनर यूज करते थे, ये कैम स्कैनर क्या था? ये एक चाइनीज ऐप था, उसको भी बैन कर दिया गया था। इस वजह से इसी मार्केट में एक नया ऐप लाया गया, जैसे डॉक स्कैनर एक लाया गया जो भारतीय जो है लोग द्वारा बनाया गया, वैसे ही IIT बॉम्बे के छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप भी लॉन्च किया, जिसके थ्रू आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, JPG या PDF या JPEG वगैरह के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया जाएगा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर जिले में CSIR के द्वारा दुर्गापुर में लगाया जाएगा, और इसमें कुल मिलाकर 35 सौर PV पैनल लगे होंगे। देखिए, ये जो होता है ब्लैक वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये एक सौर या सोलर PV पैनल कहलाता है। तो कुल मिलाकर कितने नंबर ऑफ पैनल लगेंगे? 35। तो इस तरीके से ये बनता है सोलर ट्री, ध्यान रखिएगा। और ये कहां पर? वेस्ट बंगाल में। जिला का नाम पूछे, दुर्गापुर जिला। ठीक है, कौन लगाएगा? CMERI के द्वारा, ध्यान रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट के अवमानना मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रशांत भूषण के ऊपर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कोर्ट के अवमानना मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है प्रशांत भूषण के ऊपर जो है 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया है। ठीक है, इनके ऊपर कोर्ट के आदेशों के अवमानना का एक केस चला, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 दिन पहले इनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगाया है। और अगर ये भी कहा गया था कि अगर ये जुर्माना नहीं देते हैं तो फिर इनको सजा भी होगी और इनको बैन भी किया जाएगा वकालत करने से। हालांकि इन्होंने शायद जुर्माना अभी तक पे कर दिया है। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर। अब बात करते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, हाल ही में आए NSO की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम हुई है? तो 23.9% कम हुई है। अगला क्वेश्चन था, किस देश के ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित किया गया है? तो जापान में किया गया है, वहीं पर होने वाला भी है ओलंपिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस महीने को पोषण महीने के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो सितंबर महीने में किया गया है। जो है बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो लुइस हैमिल्टन द्वारा जीता गया, जो इस साल का इनका 5वां खिताब है। पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को किस राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जन नायक जनता पार्टी यानी JJP का चुना गया है। बच्चे के लिए पहला अखबार या बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स, ये किस राज्य में प्रकाशित किया गया है? तो आसाम राज्य में प्रकाशित किया गया है। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उसका सही जवाब है कर्नाटका में किया जाएगा। ठीक है, अगला अगर बात करें तो कोविड-19 से निपटने के लिए रूस ने भारत को कितना ऋण दिया है? तो 3500 करोड़ 3500 करोड़ रुपया दिया है। किस जीवन बीमा कंपनी ने वॉइस चैट बोट सेवा प्रारंभ किया है? तो ICICI प्रोटेंशियल ने किया है। एलोन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो किस कंपनी से जुड़े हैं? तो टेस्ला और SpaceX से जुड़े हुए हैं। मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के संस्थापक है, को-फाउंडर हैं। ये चौथे पे चले गए, ये तीसरे पर आ गए हैं। ठीक है, जो एलन मस्क आ गए हैं तीसरे पर। अगला क्वेश्चन था, काउकाज युद्धाभ्यास 2020 में भारत ने हिस्सा न लेने का फैसला किया। ये युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कोविड-19 की वजह से भारत ने ये जो है फैसला किया था, और ये वार एक्सरसाइज होगा रसिया में। उत्तर प्रदेश में कितने नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब था 13। अगला क्वेश्चन था कि भारत के द्वारा किस वित्तीय वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। ठीक है, कोविड-19 के रोगियों को दवा और भोजन पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस नाम से रिमोट से चलने वाले रोबोट को विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है मेडबोट। AIR स्कैनर ऐप किस IIT के छात्रों ने विकसित किया? तो IIT मुंबई के छात्रों ने किया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो उसका सही जवाब था वेस्ट बंगाल में किया जाएगा, दुर्गापुर जिले में। और आखिरी सवाल था, कोर्ट के अवमानना मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रशांत भूषण के ऊपर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो उसका सही जवाब है 1 रुपए का। ठीक है, तो ये था करंट अफेयर एट अ ग्लांस। अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। तो कल हमने एक सवाल पूछा था आपसे कि लुइस एबिनेडर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो उसका सही जवाब था डोमिनिकन रिपब्लिक के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था। देखते हैं इसका कितने लोगों ने सही जवाब दिया है।
तो श्वेता तिवारी, वैभव सिंह, अन्नपूर्णा सिंह, मयंक यादव, राजन साहनी, शिवम सिंह, अमित सहगल, रविशा धमेजा, मनु, अंजलि मिश्रा, उत्सव कुशवाहा, विकास पटेल, अर्चना मिश्रा, प्रवेश द्विवेदी, अजय सिंह, अर्चना राय, शिव, रजनीश यदुवंशी, ममता सोनी, रोशन कुमार सिंह, नरेंद्र पाल, पूजा सिंह, गरिमा पांडे, कृतांग अग्रवाल, सतीश कुमार बर्नवाल, अमिषा सिंह राजपूत, विकास, सचिन सिंह, दीप्ति सिंह, अनूप कुमार सिंह, आकांक्षा सिंह, ज्योति गुप्ता, अनुराग त्रिपाठी, राजकुमार बाबू, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी कि आपका जवाब सही है। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, अफगानिस्तान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है रुद्रेंद्र टंडन, रविंद्र कौशिक, राजेंद्र सिंघल, राजीव मिश्रा, नन ऑफ दीज। ये आपके जवाब जो है ऑप्शन है। देखते हैं इसमें से कौन सही जवाब है और कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो अधिक से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जवाब दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, स्टैंड अप फॉर एसएससी एंड आरआरबी एंड रेलवे, इस कैंपेनिंग में, इस मुहिम में इसरो एकेडमी हर स्टूडेंट के साथ खड़ा है, हर लेवल पे खड़ा है, चाहे वो किसी भी पक्ष के विरोध में हो। ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते हैं, हम उस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं जिस सिस्टम की वजह से हमारे युवाओं का भविष्य अधर में होता जा रहा है। ठीक है, हमारा अनुरोध है और साथ साथ इस बात का आग्रह भी कि आप जो भी इस पर रिक्वायर्ड एक्शन है, सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर रिक्वायर्ड एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, इस तरह की चीजों को सही किया जाए ताकि युवाओं को भटकने से बचाया जा सके। और अभी अगर बात किया जाए इसरो एकेडमी, तो यूपीएसआई का हम लोगों ने एक बैच प्रारंभ किया है जो 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो 14 सितंबर से हमारा यूपीएसआई का एक जो है एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट हो रहा है जिसकी फीस मात्र 1200 रुपया होगी। ठीक है, तो 1200 रुपया कंप्लीट बैच की फीस है। 4 महीने का ये कोर्स होगा। इसमें आपको जो है लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलने वाला है। आप कितनी बार भी चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं। लाइव क्लास भी मिलेगा, हर हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट का डिस्कशन वीडियो मिलेगा और जो है आपको क्विज भी इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको मात्र 1200 रुपए में देना है। मात्र 1200 रुपए में कंप्लीट कोर्स का, कंप्लीट पैकेज का ये फीस है और इसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। किसी भी तरह के कंफ्यूजन पर आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9794391991 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं या हम लोग का साथ दे रहे हैं तो ये आपका बड़कपन है और हम चाहते भी हैं कि आप हमारा साथ दें तो हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट भी उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।